इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को एक्सप्लेन कर रखा है, और अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे देखकर भी उन दोनों को देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है आज से 5 साल बाद दुनिया के सभी एनर्जी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इस एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए मेजर कंट्रीज साथ में आती है और बचे कुछ रिसोर्सेज के साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाती है, जिसका नाम ये रखते हैं द क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन। इस स्टेशन पर साइंटिस्ट ने मिलकर एक मशीन क्रिएट की है जिसका नाम शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर है, एक तरह की लाइट बीम जो कि अगर एक्टिवेट हो गई तो वो ये अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, यानी इसके बनने के बाद कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होगी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मशीन तो बना लिया है लेकिन बीम स्टेबल नहीं हो रही है, और जब तक ये स्टेबल नहीं होती ये वर्क नहीं करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्रू मेंबर्स बता देता हूँ जो कि इस स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट भी है, जिनमें है कमांडर कील, स्मिथ, मॉन्क, मुंडी, वोल्कोव, टैम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवा। इनको टेस्ट करते करते 2 साल बीत जाते हैं पर स्टिल बीम स्टेबल नहीं हो रही, और अब तो इनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि इसे कई बार फायर कर सके, और बचे कुछ रिसोर्सेज के साथ आप ये सिर्फ 3 बार इसे टेस्ट कर सकते हैं। इस बीम का काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी पर जंग शुरू हो जाएगी। सभी देश एक दूसरे पर अटैक कर देंगे ताकि वो दूसरे के रिसोर्सेज को हथिया सके। सभी सोच में होते हैं कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है, इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इसी दौरान हम एवा को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड माइकल से बात करती है जो कि इस वक्त पृथ्वी पर है। दोनों काफी एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके 2 बच्चे भी थे जो कि अब नहीं रहे, आइजैक और अयाना। वो दोनों एक एक्सीडेंट में चल बसे जिसका कारण एवा खुद को ही मानती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एक साथ फिर इकट्ठा होते हैं एंड हम वोल्कोव को देखते हैं जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है। हम देखते हैं उसकी और जर्मन साइंटिस्ट स्मिथ की लड़ाई हो जाती है। दरअसल वोल्कोव को पता चला है कि जर्मनी वॉर की तैयारी कर रहा है और वो सीधा अटैक करेगा रशिया पर, इसीलिए वोल्कोव उससे गुस्सा होता है। हालांकि कमांडर कील इन दोनों को शांत करते हैं, जिसके बाद ये एक बार फिर टेस्ट की तैयारी करते हैं। इसी दौरान मॉन्क टीवी चैनल देख रहा होता है जहाँ पर डिबेट चल रही होती है। इस डिबेट में एक राइटर होता है, इसका नाम है मार्क स्टैम्बलर, जिसने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। मार्क स्टैम्बलर बताता है कि शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर काफी एडवांस मशीन है, इतनी कि इसे तो इस जनरेशन में बनना ही नहीं चाहिए था, यानी कि ये वक्त से भी आगे की मशीन है। इसी कारण जब भी इसे यूज किया जाता है इसकी वजह से स्पेस टाइम में दरार पड़ रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा और दरार बढ़ गई तो मल्टीपल डिमेंशंस आपस में मर्ज हो जाएंगे, जिससे हर तरफ कियोस मच जाएगा। इसे समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक पृथ्वी पर डायनासोर रह रहे और एक पे इंसान। मानो अगर वो दोनों डिमेंशन आपस में क्रॉसओवर कर जाते हैं तो जिस डिमेंशन पर डायनासोर रह रहे हैं वो इस वाले पृथ्वी पर आ जाएंगे। अब ऐसे में कियोस तो मचना ही है और हर जगह तबाही मच जाएगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि डायनासोर एरा में कौन कौन से जानवर रहे हैं। हम तो बस उन्हीं को जानते हैं जिसके हमें फॉसिल्स मिले हैं, और ये जरूरी नहीं कि हर पृथ्वी पर डायनासोर ही हो। कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता दूसरे पृथ्वी पर एलियन रहते हों या किसी और पृथ्वी पर मॉन्स्टर्स रहते हों। इसी वजह से मार्क स्टैम्बलर ये सब करने से मना कर रहा होता है। पर खैर कील मॉन्क को ये सब बंद करने के लिए कहता है एंड ये अपना टेस्ट शुरू करते हैं, और लकीली इस बार बीम स्टेबल हो जाती है बट 50% ही होती है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ऐसा होते ही स्टेशन की ग्रेविटी अजीब सा बर्ताव करने लगती है। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि आसपास तो पृथ्वी ही नहीं है। एवा तुरंत ही जायरो का यूज करके पृथ्वी को ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसे पता चलता है कि जायरो भी गायब है। अब वो वोल्कोव से पूछती है कि आखिर जायरो कहाँ गया है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन हम देखते हैं कि वोल्कोव अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। इसी दौरान सबको एक आवाज सुनाई देती है। सभी उस आवाज की तरफ भागते हैं जो कि काफी तेज आ रही होती है। वहां पहुंच वो नोटिस करते हैं कि आवाज तो दीवारों के अंदर से आ रही है। ये देख मुंडी दीवार को खोल देता है, और जो ये देखते हैं इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इस दीवार के अंदर एक औरत है जिसे इनमें से कोई भी नहीं जानता। इवन ये तो क्रू का हिस्सा भी नहीं थी, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कौन। वो सभी से हेल्प मांगती है बट कोई करता नहीं है, क्योंकि स्मिच मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि हम तो इसे जानते भी नहीं है और आखिर ये यहाँ पर आई कैसे है। बट तभी हम देखते हैं कि ये लड़की एवा का नाम लेती है और उससे मदद मांगती है। अब ये सुन सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि एवा खुद इसे नहीं जानती है, तो ये आखिर एवा को कैसे जानती है।
खैर जो भी हो, इंसानियत के तौर पर वो इसको बचा लेते हैं। मीनवाइल हम पृथ्वी पर देखते हैं माइकल को। देर रात उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सबको लगता है कि ये रशियन अटैक है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली होती है, टेस्ट के बाद से अजीब सी चीजें हो रही है, ऊपर स्पेस में भी और अब पृथ्वी पर भी। माइकल फोन में सर्च मारता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब सब यही बातें कर रहे होते हैं कि ये न्यूक्लियर अटैक है या फिर रशियन अटैक है, बट जो भी हो, सरकार की तरफ से सबको शहर छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है, इसलिए माइकल भी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम वापस स्पेस में आते हैं। यहाँ पर सभी प्लान बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें जायरो ढूंढना होगा ताकि वो पृथ्वी को ढूंढ सके। सभी काम पर लग जाते हैं, जिस दौरान मुन्नी नोटिस करता है स्टेशन के केचुए गायब हो गए। अब ये केचुए कहाँ गए ये आपको बस पता ही चलने वाला है। हम देखते हैं वोल्कोव को, जिसके साथ अगेन अजीब सी चीजें हो रही होती है। उसकी आंखें अपने आप ही हिल रही होती है, जिसे देख वो खुद भी डर जाता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो एक गन लेकर सीधा स्मिच के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देता है, ये कहकर कि उसने हम सबको धोखा दिया है। वोल्कोव ये सब इसलिए जानता है क्योंकि उसने स्मिच के प्राइवेट चैट पढ़े हैं। इसमें जर्मन इंटेलिजेंस के मैसेज है कि इस मिशन को डिले कर दिया जाए, बट हम देखते हैं कि स्मिच मना कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे कोई मैसेज नहीं मिले। टैन भी स्मिच का ही साथ देती है, पर यहाँ पर स्मिच की किस्मत सही होती है क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्कोव तबीयत अचानक ही काफी बिगड़ जाती है। सभी उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं पर उसे बचा नहीं पाते क्योंकि उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ क्या। पर हम देखते हैं कि इसके बाद अचानक ही वोल्कोव के मुंह में से कई सारे केचुए निकल आते हैं एंड यहाँ हमें पता चल जाता है कि आखिर केचुए कहाँ गए थे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों मैं जानता हूँ आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि मार्क स्टेमलर की बात सही थी कि दो डिमेंशंस आपस में क्रॉसओवर कर गए हैं, यानी कि ये औरत दूसरे डिमेंशन की है, तभी तो ये दीवार में अचानक ही आ गई और ये सबको जानती है, बट इसे कोई नहीं जानता। और ये केचुए भी अपने आप ही नहीं गए, ये भी क्रॉसओवर के कारण इधर से उधर टेलीपोर्ट हो गए, जिसकी वजह से ये उसकी पेट में आ गए और शायद यही इसकी मौत का कारण भी है। एंड इसका प्रूफ हमें आगे मिल ही जाता है क्योंकि इसके बाद हम एक क्रू फोटो देखते हैं, यानी कि स्टेशन के सभी क्रू मेंबर्स की फोटो, जिसमें हम साफ देखते हैं कि ये लड़की जो कि इन्हें दीवार से मिली है वो भी है। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि टैम के अलावा और एवा के अलावा इसमें सभी है, जिससे साफ पता चलता है कि सिर्फ पार्टिकल ही एक दूसरे में क्रॉसओवर नहीं करे हैं, बल्कि ये खुद दूसरे डिमेंशन में चले आए हैं। तभी ग्रेविटी अजीब सा बर्ताव करने लगी थी और बाहर हमें लाइट देखने को मिली थी। और ये डिमेंशन कौन सा है ये साफ समझ आता है, ये उस लड़की का डिमेंशन है। तभी हमें उसकी फोटो दिखाई जाती है। हालांकि ये बात अभी क्रू मेंबर्स को पता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है एंड यहाँ वो अपना नाम बताती है। उसका नाम है मीना जैनसन। मीना बताती है वो स्टेशन क्रू का हिस्सा थी एंड यहाँ वो सभी को पहचानती है सिवाय टैम के। दोस्तों टैम यहाँ पर एज ए शेफर्ड इंजीनियर है, पर मीना बताती है कि असल में वो यहाँ की शेफर्ड इंजीनियर है। इतना ही नहीं, वो तो एवा को देख के भी चौंक जाती है क्योंकि उसे तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके अनुसार एवा कभी क्लोवरफील्ड पे आई ही नहीं। हालांकि उसे ऑफर मिला था यहाँ पर आने का, बट उसने रिजेक्ट कर दिया अपने परिवार के कारण। वो अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी और वो एवा को जानती है क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग में साथ ही थे, जिस दौरान ये फ्रेंड्स बन गए थे। अब यहाँ पर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो एवा, क्योंकि उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। होगा भी कैसे क्योंकि वो इस डिमेंशन की है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि मीना भी कंफ्यूज हो जाती है और वो घबराने लगती है। उसे घबराता देख एवा उसके पास चली आती है एंड यहाँ पर मीना उसे हक करती है और उसे कान में बताती है कि स्मिच पर भरोसा मत करना, उसी की वजह से ये मिशन फेल हुआ है। एवा ये बात सुन सीधा कील को बताती है क्योंकि वोल्कोव भी यही बात कर रहा था, इसलिए उसे थोड़ा शक तो हो जाता है। कील ये सब जानने के बाद सबसे पहले उसके प्राइवेट चैट पढ़ता है एंड यहाँ पर वोल्कोव सही होता है। उसके प्राइवेट चैट में साफ ऑर्डर मिले होते हैं इस मिशन को डिले करने का, और ये देख वो भड़क जाता है और वो स्मिच को ले जाकर एक डेक में बंद कर देता है और ये उसकी पनिशमेंट है उन्हें धोखा देने के लिए। हालांकि स्मिच कहता है कि उसने धोखा को नहीं दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कील को उसकी बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि उसने खुद वो प्राइवेट चैट पढ़े हैं। यहाँ पर साफ समझ आता है कि वो मैसेज दूसरे वाले स्मिच के हैं, यानी कि मीना वाले डिमेंशन के स्मिच का। ये वाला डिमेंशन का स्मिच शायद इन्हें धोखा दे रहा होगा। बट हैरानी वाली बात है कि मीना ही यहाँ पर आई तो बाकी क्रू कहाँ पर है, यानी कि इस डिमेंशन का बाकी क्रू कहाँ पर है और सिर्फ मीना ही यहाँ पर क्यों आई। खैर ये तो हम आगे ही जानेंगे। मीनवाइल अर्थ पे हम माइकल को फिर देखते हैं एंड उसे पता चलता है कि क्लोवरफील्ड स्टेशन गायब हो चुका है। ये बात एक आदमी उसे कॉल करके बताता है जो कि इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था
हम देखते हैं माइकल शहर छोड़ रहा है। इसी दौरान उसे एक डिमोलिश बिल्डिंग दिखती है जिसके पास काफी धुंध होता है एंड यहाँ पर वो गाड़ी रोक लेता है क्योंकि उस धुंध में उसे कुछ हिलता हुआ दिखता है। इसके बाद हम एक परछाई देखते हैं जो कि किसी बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है। हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये चीज क्या है, बट ये हिल रही है जिसे देख माइकल चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और ये एक बच्चा होता है जिसे माइकल अपने साथ ही ले जाता है क्योंकि उसके रोने से लगता है कि शायद उसका परिवार इसी डिमोलिश बिल्डिंग में दब गया, इसलिए माइकल उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अगेन हम स्पेस में आते हैं एंड हम मुंडी को देखते हैं। वो दीवार को रिपेयर कर रहा होता है जहाँ से मीना मिली थी और उसी दौरान एक घटना उसके साथ घट जाती है। दरअसल उसका हाथ दीवार के अंदर घुस जाता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके हाथ को खींच रहा है। मुंडी काफी कोशिश करता है बट उसका हाथ और भी ज्यादा अंदर चला जाता है, इसलिए वो सबसे हेल्प मांगता है। सभी उसकी हेल्प करते हैं एंड वो उसे बाहर निकाल भी लेते हैं, बट हम देखते हैं कि उसका हाथ नहीं रहा। हालांकि मुंडी कहता है कि उसका हाथ कटा नहीं है क्योंकि वो अभी भी अपने हाथ को महसूस कर सकता है और ये बात सही भी होती है क्योंकि हम साफ देख पाते हैं कि उसे दर्द का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है एंड ये चीज भी उन्हें कंफ्यूज ही कर देती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसी दौरान हम इमेज को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके डेक का गेट अपने आप ही खुल जाता है। उसे लगता है कि शायद कील ने उसे बाहर निकाल दिया, बट ऐसा नहीं है, उसका गेट अपने आप ही खुल गया। खैर वो बाहर निकल जाता है और सभी के पास जाने लगता है, जिस दौरान उसे फिर एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो उस आवाज़ के पास पहुंच जाता है और ये चीज़ जो भी है वो देखकर हैरान हो जाता है और बिना देरी किए हुए सबसे पहले बाकियों को बुलाता है। अब स्मिथ की बात तो बात की बात है। सबसे पहले वो उस पर ध्यान देते हैं जो कि स्मिथ को मिला है और ये नन अदर देन मुंडी का कटा हुआ हाथ है। हालांकि मुंडी कहता है कि इस हाथ पर उसका कंट्रोल नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि ये हाथ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, पर मुंडी साफ मना कर देता है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। खैर हम देखते हैं कि हाथ इशारे कर रहा होता है कि जैसे कि वो लिखना चाहता हो, इसलिए उसे पेन दे देते हैं एंड यहाँ पर यह हाथ लिखता है कट वोल्कोव ओपन। सीधे तौर पर कहे तो वो वोल्कोव की बॉडी को काटने के लिए कहता है। ये सभी ये बात समझ जाते हैं, इसलिए सभी ऐसा करते हैं एंड वो वोल्कोव का ऑपरेशन करते हैं एंड लकीली उसके शरीर में से हमें जायरो मिलता है जो कि स्टार्टिंग से ही मिसिंग था एंड ये काफी वियर्ड होता है। खैर एवा जायरो की हेल्प से सबसे पहले पृथ्वी को ढूंढती है एंड उसे मिल भी जाती है। ऐसा होता ही वो सबसे पहले ट्रांसमिट को रिसीव करने लगती है जो कि पृथ्वी से भेजे जा रहे होते हैं, क्योंकि जब से इनके साथ वो घटना हुई है तब से इन्हें कुछ भी नहीं पता कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। पर जब इन्हें वीडियो फुटेज रिसीव होती है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर तबाही मच चुकी है और जंग शुरू हो चुकी है जिसमें कई करोड़ लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह है क्लोवरफील्ड स्टेशन का फेल हो जाना। हम देख पाते हैं क्लोवरफील्ड स्टेशन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो चुका है। अब ये देख इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि स्पेस स्टेशन तो अभी भी सुरक्षित है, तो ये कौन सा स्पेस स्टेशन है। एंड यहाँ स्मिथ ने बताता है कि शायद मार्क्स टेम्पलर की बात सही थी, इस मशीन की वजह से शायद दो डिमेंशन आपस में क्रॉस ओवर कर गए हैं। पर यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल्स ही क्रॉस ओवर नहीं किए हैं बल्कि हम खुद एक दूसरे डिमेंशन में चले आए हैं, यानी कि मीना के डिमेंशन में। एंड यहाँ वो अपनी सफाई भी देता है कि शायद वो मैसेज मेरे नहीं है, इस डिमेंशन के स्मिथ ने इन्हें धोखा दिया था जिसकी वजह से ये स्टेशन क्रैश हुआ। यहाँ पर स्मिथ बताता है कि शायद अपने डिमेंशन में जाने के लिए हमें फिर से बीम को फायर करना होगा एंड अगेन उसे ओवरलोड करना होगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। पर यहाँ पर मोंग कहता है कि पृथ्वी कोई भी हो हमें तो मदद करनी चाहिए, लेकिन टैम कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी लोग मारे जा चुके हैं और अगर हम जल्दी अपने डिमेंशन में नहीं गए तो शायद हमारी पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए जल्द से जल्द हमें बीम को एक्टिवेट करना होगा, यानी कि स्टेबल करना होगा और अपनी पृथ्वी पर यानी कि अपने डिमेंशन में लौटना होगा। टैम की बात सही होती है, इसलिए सभी उसकी बात मानते हैं। इनकी बातें मीना को भी पता चल गई होती है, इसलिए वो मोंग को कहती है कि अपने डिमेंशन में जाने से पहले वो उसे पृथ्वी पर लौटा दें, क्योंकि ये डिमेंशन अगर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हारे डिमेंशन में जाने पर ये मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। आगे हम देखते हैं कि टैम पता लगा लेती है कि आखिर ये बीम स्टेबल क्यों नहीं हो रही है और इसका कारण होता है वेंटिलेशन में गड़बड़ होती है जिसकी वजह से ही बीम स्टेबल नहीं हो रही है। ये पता लगाने के बाद वो कुछ चेक करने जाती है एंड ये बात वो स्मिथ को ऑलरेडी बता देती है, बट जिस डेक में वो चेक कर रही होती है उस डेक का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद उसमें पानी भरने लगता है। पानी इतना भरता है कि वो पूरा उसमें डूब जाती है। सभी उसकी हेल्प के लिए आते हैं बट वो उसकी हेल्प नहीं कर पाते। अब पानी भर जाने से प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये डेक फट जाता है। ऐसा होने से स्पेस की ठंड इस पूरे पानी को जमा देती है जिसमें टैम भी जम जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि टैम ने मरने से पहले तरीका तो बता दिया कि बीम स्टेबल कैसे होगी, बट वापस जाने के लिए इन्हें टैम की जरूरत थी। बट तभी इन्हें याद आता है कि मीना भी तो एक शेफर्ड इंजीनियर ही है, तो वो इनकी मदद कर सकती है वापस लौटने में।
ये बात वो मीना को बताते हैं एंड वो उसके साथ एक डील भी करते हैं कि वो स्टेबल बीम का फॉर्मूला उसके साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपने डिमेंशन की पृथ्वी को बचा सके। मीना रेडी हो जाती है एंड ये सभी अपने काम पर लग जाते हैं। इस दौरान हम मीना और एवा को साथ में देखते हैं। यहाँ एवा आकर उसे खुद के बारे में पूछती है, यानी कि इस डिमेंशन की एवा के बारे में, कि उसने खुद को कैसे संभाला जब उसके बच्चों के साथ वो एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ पर मीना कंफ्यूज हो जाती है कि वो कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पर एवा उसे सब कुछ बताती है, पर मीना यहाँ पर बताती है कि असल में इस डिमेंशन में उस एवा के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं एंड स्टिल उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। वो प्रूफ के लिए उसकी फुटेजेस भी दिखाती है जो कि एवा पृथ्वी से उसे भेजा करती थी एंड हम साफ देख पाते हैं कि उसके बच्चे आइजैक और अयाना अभी भी जिंदा है। मीना कहती है कि शायद वो एक्सीडेंट अभी हुआ ही ना हो। ये जानने के बाद एवा सीधा कील के पास जाती है एंड वो उसे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो इसी डिमेंशन में रुकना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों को देख सके। हालांकि कीली उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ के बच्चे इस डिमेंशन की एवा के ना कि उसके। बट एवा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है एंड स्टिल वो मूव ऑन नहीं कर पाई है एंड यहाँ पर वो बहाना देती है कि वो बस चाहती है कि वो एक्सीडेंट वापस ना हो, इसलिए वो वहाँ पर बस नजर रखेगी, वो इंटरफेयर नहीं करेगी। एवा इतनी इमोशनल होती है कि कील उसकी बात मान जाता है एंड यहाँ से बस मीना और एवा इस डिमेंशन में रहेंगे, बाकी सब वापस लौटेंगे। खैर हम आगे मुंडी को देखते हैं एंड अगेन वो फिक्सिंग का काम कर रहा होता है, पर उसके साथ अगेन फिर से घटना घटने लगती है। हम जानते हैं डिमेंशन इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है एंड ये सेकंड बार होता है जब मुंडी के साथ ऐसा होता है। दरअसल हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी चीजें मुंडी की तरफ खींच रही होती है, जैसे कि उसके पीछे कोई बड़ा सा मैग्नेट हो। इन सामानों में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होता है जो कि फट जाता है और ऐसा होने से ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। अब इसमें मुंडी तो मारा जाता है पर एक गड़बड़ भी हो जाती है कि स्टेशन अपने रोटेशन से हट जाता है और अगर वापस वो अपनी रोटेशन पर नहीं आया तो पूरा स्टेशन ही फट जाएगा। मीना कहती है कि कैसे भी उन्हें ये ठीक करना होगा, अदरवाइज कोई भी नहीं बचेगा। अब ये सुन कील एवा और मोम को अपने साथ ले जाता है, पर वहां पहुंच वो समझ जाता है कि इस पूरे हिस्से को स्टेशन से अलग करना होगा, पर ऐसा करने के लिए एक इंसान को अंदर ही रुकना होगा, यानी कि एक को अपनी सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। हालांकि ये बात वो इन दोनों को नहीं बताता है एंड वो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालकर अंदर से गेट बंद कर लेता है, बट एवा जानती है कि ये करना जरूरी भी है। यहाँ पर कील उसे कमांड सौंप देता है, जिसके बाद वो इस हिस्से को अलग कर देता है एंड वो स्पेस की गहराइयों में खो जाता है। कील के जाने से ये दोनों काफी दुखी हो जाते हैं, बाकी सबको भी काफी बुरा लगता है, बट मूव ऑन करके ये सभी अपना काम शुरू करते हैं एंड यहाँ पर कमांड अब वो स्मिच को दे देती है क्योंकि वो तो मीना के साथ इसी डिमेंशन में रुकने वाली है और स्टेशन भी अपनी रोटेशन पे आ चुका है, इसलिए मीना और एवा निकलते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे ही एवा शिप में बैठती है मीना उसे मारकर बेहोश कर देती है एंड वो गन लेकर सीधा मोंग के पास जाती है एंड वो उसे भी मार देती है और इसके बाद वो सीधा स्मिच के पास चली जाती है। लकीली थोड़ी देर बाद एवा को होश आ जाता है एंड वो कैमरा में मीना को देख लेती है और तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। हम देखते हैं स्टिल स्मिच जिंदा होता है क्योंकि सही टाइम पर एवा वहां पर पहुंच जाती है। वो पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वापस वो एक स्टेशन बना सके, साथ ही वो मशीन भी, इसलिए उसे ये स्टेशन चाहिए कैसे भी। उसने एवा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, हालांकि वो दूसरे डिमेंशन की है बट स्टिल है तो वो एवा ही, इसलिए वो उसे नहीं मारना चाहती थी। बट अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि वो जानती है कि एवा ऐसा होने नहीं देगी। ये देख एवा को बचाने के लिए स्मिच मीना को पकड़ लेता है, इसका फायदा उठाकर एवा यहाँ से भाग जाती है, बट यहाँ पर मीना स्मिच को शूट कर देती है। लकीली गोली कंधे पर लगी होती है इसलिए स्मिच बच जाता है और हम देखते हैं कि मीना एवा के पीछे लग जाती है एंड इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, बट इन दी एंड मीना मारी जाती है। दरअसल एवा उसे स्पेस में फेंक देती है और अब पूरे स्टेशन पे बस एवा और स्मिच ही बचे हैं। ये दोनों बिना देरी किए सबसे पहले बीम को ओवरलोड करते हैं ताकि ये अपने डिमेंशन में पहुंच सके एंड सक्सेसफुली ये ऐसा कर भी पाते हैं और अपने डिमेंशन में चले आते हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले वेंटिलेशन को ठीक कर बीम को एक्टिवेट करते हैं जैसा कि टैम ने कहा था एंड टैम की बात सही होती है क्योंकि बीम एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि अब इनके पास अनलिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये देखिए दोनों काफी खुश हो जाते हैं और ये बात सीधा वो पृथ्वी पर बताते हैं। पृथ्वी पर ये बात ये उसी को बताते हैं जिसने माइकल को खबर की थी कि स्टेशन गायब हो चुका है। बट हम देखते हैं कि इनकी बातों के बीच ही आवाज कट जाती है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर में उसने क्या कहा था, बट ये दोनों पृथ्वी पर आने की बात कह रहे थे। कनेक्शन कट जाता है इसलिए वापस पृथ्वी पर लौटने का फैसला करते हैं। वही हम देखते हैं पृथ्वी पर माइकल को जो कि एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपा होता है उसी बच्चे के साथ। यहाँ पर उसे वही आदमी फोन करता है और बताता है कि स्टेशन वापस आ गया है और उसकी आवाज से बात भी हुई है एंड वो सभी नीचे आ रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने उन्हें नीचे आने के लिए क्यों कहा, क्या तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर क्या है।
वो कहता है मैं जानता हूँ बट वो जिंदगी भर ऊपर नहीं रह सकते हैं, उन्हें कभी ना कभी तो नीचे आना ही पड़ेगा। लेकिन माइकल फिर भी उसकी बात से खुश नहीं होता है और गुस्से में वो बार बार उन्हें कहता है कि उन्हें नीचे मत बुलाओ। बट अब देर हो जाती है क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी पृथ्वी पर आ रहे होते हैं और जैसे ही उनका शिप बादल के पास पहुंचता है हम देखते हैं उस बादल में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। एंड ये मॉन्स्टर वैसा ही होता है जैसा कि हमने क्लोवरफील्ड के फर्स्ट पार्ट में देखा था, हालांकि इसकी हाइट तो उससे भी कई गुना ज्यादा है क्योंकि ये बादलों तक पहुंच गया। जिसके साथ ही ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स की कहानी और वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी था एंड बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनमें मेरा आलस भी है। खैर ये थी कहानी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।